अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा चौथा लेक्चर है। इन द लास्ट थर्ड लेक्चर हमने मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर्स वो स्टडी आउट की थी, जिसमें हमने कुछ एम्पलीफायर्स जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की किस तरह हम उसकी ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने मैकेनिकल सिस्टम स्टार्ट की थी कि मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास उसमें से बेसिक जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं और हम किस तरह उसकी इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। आज का इन दिस लेक्चर हम जो है वो मैकेनिकल सर्किट्स की वही मॉडलिंग करेंगे इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। इन द लास्ट लेक्चर हमने सिंपल एक एग्जांपल स्टडी आउट की थी, आज इसको कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को। आज के कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास, फर्स्ट तो ये है कि हम ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम उसकी ट्रांसफर फंक्शन स्टडी आउट करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने उसके एक एग्जांपल भी की थी, आज उसको फर्दर जो है इन डिटेल स्टडी आउट करते हैं। और उसके बाद हम जो है रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम को स्टडी आउट करेंगे। एक हमारे पास ट्रांसलेशन है जो हमारे पास जस्ट वो स्टेशनरी होती है, लेकिन वो जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकती है। और कुछ हमारे पास ऐसे मैकेनिकल सिस्टम होते हैं जो हमारे पास रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोटर वगैरह हो गए, तो जो हमारे पास रोटेटेबल चीज़ है तो हम उसकी किस तरह ट्रांसफर फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। वो भी आज इसको स्टडी आउट करेंगे। So first of all, what is degree of freedom? Before starting the mechanical system, उसकी कि किस तरह उसको स्टडी करते हैं, उससे पहले एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जिस तरह हमारे पास इसको अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ इस मैकेनिकल सिस्टम को विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारे पास इस तरह होता था कि अगर हमारे पास दो लूप्स होते तो हमारे पास वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इक्वेशन होते थे वो 2 आते थे, या अगर हमारे पास नोड्स होते थे तो उसकी बेस पर हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशन होते थे। इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशन डिपेंड करते थे हमारे पास नंबर ऑफ़ लूप्स पर या हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड्स पर। बट व्हाट अबाउट द मैकेनिकल सिस्टम? मैकेनिकल सिस्टम में हम किस तरह नंबर ऑफ़ इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली मीन्स कि हमारे पास अगर एक मैकेनिकल सिस्टम गिवन है और इसमें से जितने बॉडीज़ हैं और अगर हम उसके नंबर ऑफ़ इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमारे पास डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडीज़, उस पर डिपेंड करती है। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास है 2 बॉडीज़, मास m1 और मास m2, उसके अगर हम इसके नंबर ऑफ़ इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पर कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 आती है तो हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 आती है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होंगे। अगर हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास 2 मासेस गिवन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इस तरह फाइंड करते हैं कि हम मास 1 को हम मास 2 को जो है वो स्टिल रख लेते हैं और मास 1 को मूव कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास मास 1 मूव कर सकती है हमारे पास इसकी एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम सेकंड पार्ट में इस तरह कर लेते हैं कि हम मास 1 को स्टिल रख लेते हैं और मास 2 को मूव कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मास 2 मूव कर सकती है हमारे पास क्या होंगे, उसका एक इक्वेशन बनेगा। तो इस तरह हमारे पास हर एक मास के लिए हम इस तरह करेंगे कि एक मास को मूव करेंगे, बाकी को स्टिल रखेंगे। फिर जो बाकी स्टिल है उसमें से एक को मूव करेंगे, जो अदर रिमेनिंग है उसको स्टिल रखेंगे। इसके बेस पे हमें पता चल जाएगा कि कौन से मासेस हमारे पास वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ मासेस होंगे उतने हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशन होंगे। इन मैकेनिकल सिस्टम हमारे जो नंबर ऑफ़ इक्वेशन है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशंस पर डिपेंड करती है। हमारे पास हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि हम इसमें से तमाम पॉइंट्स को जो है वो स्टिल रख लेते हैं और एक पॉइंट को वो मूव करते हैं। तो अगर हमारे पास वो एक पॉइंट मूव कर सकते हैं तो उसके बाद उसके बेस पे हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशन आ जाएगी। इससे हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास इंडिपेंडेंट मोशंस है, जो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट मोशंस है उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ इक्वेशन आएंगे और इसको एक्चुअली हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरह हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें पता चलता है कि हमारे इस मैकेनिकल सिस्टम में कितने नंबर ऑफ़ इक्वेशन वो फॉर्म होते हैं।
सो एग्जांपल स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास जो है मास ज़्यादा हो और इक्वेशन भी ज़्यादा फॉर्म होते हैं। सो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें से हमें ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करनी है x2 ऑफ s डिवाइड बाई f ऑफ s। ये x2 ऑफ s हमारा आउटपुट है और f ऑफ s हमारे पास जो है वो इनपुट है। अब ये हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास स्प्रिंग K1 है, यहाँ पर मास M1 है, यहाँ पर K2 स्प्रिंग है, यहाँ पर K3 स्प्रिंग है। सो 3 स्प्रिंग्स है हमारे पास। यहाँ पर अगर हम देख लें तो Fe1 है। सो इट मीन दिस इज़ द फ्रैक्शन बिटवीन द मास एंड दिस स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास Fe2 है जो हमारे पास इन दोनों मासेस के दरमियान जो फ्रैक्शन या विस्कस डैम्पस उसको वो है हमारे पास। और ये हमारे पास Fe3 है जिस इज़ द विस्कस डैम्पस बिटवीन द मास M2 एंड दिस स्ट्रक्चर। फोर्स जो है वो मास M1 पर अप्लाई होता है। जब उस पर अप्लाई होगा तो मास M1 जो है वो मूवमेंट करेगा। सो मास M1 की जो मूवमेंट है इसको x1 कहते हैं और मास M2 जब मूव करेगा तो x2 उसको कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन हम ये कर लेंगे कि मास M2 को स्टिल रख लेंगे और मास M1 को क्या कर लेंगे, मूव कर लेंगे। तो अगर हमारे पास मास M1 वो मूव कर सकती है बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास कोई ऐसा स्टेशनरी चीज़ नहीं है, यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर भी स्प्रिंग है, दिस इज़ जस्ट फ्रैक्शन। सो हमारे पास जो मास M1 है वो मूव कर सकती है। सो हमारे पास मास M1 की एक इक्वेशन बनेगी। अब मास M1 को अगर हम स्टिल रख ले और मास M2 को मूव कर ले सो ये भी हमारे पास मूव कर सकती है। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। सो हमारे पास इस जो डायग्राम है इसके हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है इस मैकेनिकल सिस्टम की वो हमारे पास जो है 2 बनती है। अच्छा, सो नेक्स्ट थिंग हमें ये करना है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। हर एक मास इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। उस पे तमाम फोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने फोर्सेस इस पर हमारे पास लग रहे हैं। जब तमाम फोर्सेस हमें पता चल जाए उसकी बेस पे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन राइट आउट कर लेंगे। सो अगर हम मास M1 को एज्यूम कर ले सो मास M1 पर फोर्स वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है, जबकि स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा। इस तरह Fv1 का जो फोर्स होगा वो भी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। सो अगर हम इसमें से देख लें और मास का जो अपना फोर्स है वो भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। सो अगर हम इस मैकेनिकल सिस्टम को इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन लिख लें सो K1 x1 ऑफ s अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिकॉज ये ट्राई आउट करेगा कि बॉडी है जो है वो मूवमेंट ना कर ले। फिर Fe1 वो भी ट्राई आउट करेगा कि बॉडी मूव ना कर ले। सो फोर्स इस पे लग रहा है तो ये इसको इस डायरेक्शन में से ट्राई आउट करेगा। फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है सो मास पर फोर्स इस डायरेक्शन में से लग रहा है और मास की जो अपनी वेट है जो वो ट्राई आउट करेगा कि बॉडी मूव ना हो जाए तो वो भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। सो वो हमारे पास है M1 x1 ऑफ s। सो ये तो वो फोर्स है जो इसकी इस साइड पर लग रहे हैं। अब जब मास इस बॉडी साइड पर मूव करेगा तो फ्रैक्शन Fe3 विस्कस डैम्पर्स ट्राई आउट करेगा कि बॉडी मूव ना हो तो ये इन द डायरेक्शन इस डायरेक्शन में से फोर्स अप्लाई करे। इस तरह K2 जो स्प्रिंग है वो भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में से फोर्स अप्लाई करेगा कि जो बॉडी है वो मूव ना कर ले। सो Fe3 x1 ऑफ s इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी और K2 x1 ऑफ s की डायरेक्शन ये वाली होगी। सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन वो हमारे पास जो है टूवर्ड द राइट साइड होगी, बाकी तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन टूवर्ड द लेफ्ट साइड होंगे। सो ये तो वो फोर्सेस हैं जो मास M1 की वजह से जो मास M1 पर लग रहे हैं। अब जब मास M1 मूव करेगा तो इसकी वजह से M2 पर कौन से फोर्सेस लगेंगे। M2 तो स्टिल है लेकिन इस पर तो फोर्स अप्लाई होगा बिकॉज जब M1 मूव करेगा तो इन फ्रैक्शन या इस विस्कस डैम्पर्स की या इस स्प्रिंग के जो फोर्सेस है वो इस पर भी लगेंगे बिकॉज दिस इज़ द कॉमन बिटवीन द बोथ द बॉडीज। सो हमारे पास मास M1 जब मूव करेगा तो ये फोर्स अप्लाई करेगा मास M2 पर इस डायरेक्शन में से टूवर्ड द लेफ्ट टूवर्ड द राइट हैंड साइड और इस तरह स्प्रिंग जो है वो भी फोर्स अप्लाई करेगा टूवर्ड द राइट हैंड साइड, मतलब मास पर इस तरह फोर्स अप्लाई करेगा। सो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास ये वाली हो जाएगी। सो अब अगर हमारे पास हम इन सब को कंबाइन कर ले एक ही बॉडी में से और तो हमारे पास जो तमाम फोर्सेस है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे। सो हमारे पास देखिए K1 और K2 ये दोनों ऐड हो जाएंगी बिकॉज ये दोनों हमारे पास क्या है K1 और K2 हमारे पास इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये सेम हो जाएंगे x1 ऑफ s। इस तरह Fe1 और Fe3 की सेम डायरेक्शन है तो वो हमारे पास एडअप हो जाएंगे। फोर्स की डायरेक्शन वो तो अपोजिट है और इस तरह मास की अपनी एक सिर्फ वो सिंगल है तो हमारे पास M1 x1 ऑफ s आ जाएगा। अब हमारे पास इनकी डायरेक्शन वो अपोजिट है तो ये हमारे पास K2 x2 ऑफ s और Fe3 x2 ऑफ s हो जाएगी। अब इससे हमें जो है इक्वेशन राइट करना आसान है, अब हमें पता चल जाएगा। अब सेकंड हम ये कर लेते हैं
कि मास m2 को क्या कर लेते हैं, उसको मास m1 को स्टेयर रख लेते हैं और मास m2 को मूव करते हैं। तो अगर हमारे पास वो मूवमेंट कर सकती है तो उसके हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगे। अब ये मास m2 जो है मूव करेगा इस डायरेक्शन में, x2 ये वाले डायरेक्शन में से मूव करेगा। सो इस पर इस डायरेक्शन में से Fv3 का फोर्स लगेगा, K2 का फोर्स लगेगा और Fv2 का फोर्स लगेगा, और मास का अपना फोर्स होगा जो इस पे इस डायरेक्शन में से लगेगा। सो ये तीनों फोर्सेस हमारे पास इस डायरेक्शन में से आएंगे। अब जो K3 फोर्स है, अब बॉडी इस साइड पर मूव कर रहे हैं तो K3 इस डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट वो फोर्स अप्लाई करेगा। सो K3 की डायरेक्शन हमारे पास ये वाली आ जाएगी। अब मास m2 पर कौन से फोर्सेस है, जब मास m2 मूव करेगा तो कौन से फोर्स है जो जिसकी वजह से वो m1 पर इफ़ेक्ट होते हैं। सो हमारे पास अगर हम देख लें, सो मास m2 पर जो कॉमन फोर्सेस है वो हमारे पास K2 है और Fv3 है, जो हमारे पास इस पर इस डायरेक्शन में से वो अप्लाई हो रहे हैं, जो एक्चुअली हमारे पास है x1 से रिलेटेड। हमारे पास देखिए जो फर्स्ट डायग्राम थी उसमें हमारे पास जितने फोर्सेस थे उनकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो हमारे पास x2 ऑफ s है। लेकिन इस दूसरे वाले फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास वो x1 ऑफ s आ रहा है, बिकॉज हमारे पास ये फोर्सेस जो है ये कॉमन है इन दोनों बॉडीज़ के साथ। सो इसलिए हमारे पास ये फोर्सेस एक मरतबा मास m2 के साथ आएंगे और दूसरी मरतबा हमारे पास मास m1 के साथ आएंगे। सो ये हमारे पास K2 x1 ऑफ s आ जाएगा और Fv3 s x1 ऑफ s आ जाएगा। अगर हम तमाम फोर्सेस को कंबाइन कर ले सो K2 K3 ऐड हो जाएंगे, Fv2 Fv3 ऐड हो जाएंगे और m2 तो अपनी जगह आ जाएगा। अब हमारे पास K2 और K3 की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो इस साइड पर आ जाएंगे। सो ये हमारे पास सेकंड बॉडी की जो तमाम फोर्सेस है वो आ जाएंगे। सो हमारे पास फर्स्ट बॉडी की जो फोर्सेस है वो हमारे पास ये वाले थे और सेकंड बॉडी पर जितने फोर्सेस लग रहे थे वो हमारे पास ये वाले थे। अब अगर हम इस इक्वेशन राइट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास फॉर्मेट होगी s² + s प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू द फोर्स, और दूसरी की हमारे पास इस तरह होंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास होगी m1 s² इंटू अच्छा ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पर प्लस जो है वो मिसिंग है। सो m1 s² प्लस Fv1 प्लस Fv3 s प्लस K1 प्लस K2 x1 ऑफ s, ये हमारे पास फर्स्ट ये वाली तमाम फोर्सेज आ गई, माइनस ये नेगेटिव के साथ आएंगे बिकॉज दिस आर द कॉमन फोर्सेज विद द मास m2। सो Fv3 प्लस K2 Fv3 के साथ s होगा, Fv3s प्लस K2 x2 ऑफ s इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। सो जितना अपोजिट फोर्सेस थे टू द अप्लाइड फोर्स वो हमारे पास आ जाएंगे। सेकंड बॉडी के हमारे पास आ जाएंगे माइनस Fv3 K2, ये हमारे पास x1 ऑफ s के साथ आ जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा m2 s² प्लस Fv2 प्लस Fv3s प्लस K2 प्लस K3 x2 ऑफ s। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है तो 0 के बराबर आ जाएगा। हमारा जो टारगेट था वो है x2 ऑफ s डिवाइड बाई f ऑफ s, ये ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना था। उसके लिए हमें चाहिए क्रेमर रूल अप्लाई करेंगे और उसके लिए हमें डिटरमिनेंट चाहिए। सो डिटरमिनेंट हमारे पास ये वाली डेल्टा इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, और नेक्स्ट हमें x2 और f ऑफ s, तो उसके लिए हम ये कर लेंगे कि इस सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर लेंगे विद f ऑफ s और 0 से रिप्लेस कर लेंगे, और फिर उसमें के हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा Fv3 K2 आ जाएगा और नीचे हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगी फॉर द दिस मैकेनिकल सिस्टम। सो मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड वो ये है कि फर्स्ट हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशन आ जाएंगे। या अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने मास जो है वो डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो उसके साथ हमारे पास ऊपर लिखा होता है x1 x2, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये दोनों डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब इनकी डिस्प्लेसमेंट हमें नोन होती है। उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, हर एक मास की ऊपर अपने फोर्सेस कितने लग रहे हैं और दूसरी बॉडी की वजह से इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों की जितने भी मास हैं उनकी सब के लिए ये कर लेते हैं, और एंड में से हम फिर क्या कर लेते हैं, एंड में से हम फिर इसके लिए ट्रांसफ़र जो है इक्वेशन राइट आउट कर लेते हैं, और इक्वेशन के बाद हम इसका क्रेमर रूल अप्लाई करके जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होती है वो हम क्या कर लेते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
सो दिस वाज मैकेनिकल सिस्टम कि उसमें हम ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एक और मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें से हमें सिर्फ इक्वेशन राइट आउट करनी है, और वो मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास कुछ इस तरह से है। सो अगर इसमें से देख ले तो हमें देखिए यहाँ पर x1 लिखा है, x2 लिखा है, x3 लिखा है, तो इट मीन हमें पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर ऑफ़ इक्वेशन फॉर्म होंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, m1s² प्लस fv1 प्लस fv3 s प्लस k1 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाय x1 ऑफ s। तो ये हमारे पास x1 ऑफ s के साथ आ जाएगा। x2 के साथ होगा k2 x2 ऑफ s, ये कॉमन है बिटवीन द टू मासेस, तो ये हमारे पास k2 x2 ऑफ s आ जाएगा। और fv3 s x3 ऑफ s इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास ये आ जाएगा। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो होगी वो हमारे पास अगर मास m2 के लेकर ले, सो माइनस k2 x1 ऑफ s प्लस m2s² प्लस fv2s प्लस fv4s प्लस k2 x2 ऑफ s माइनस fv4s x3 ऑफ s इक्वल टू f ऑफ s। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी fv3s x1 ऑफ s, ये माइनस के साथ होगा, प्लस माइनस fv4 x2 ऑफ s प्लस m3s² प्लस fv3s प्लस fv4s x3 ऑफ s, कोई k नहीं है, इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें से नेक्स्ट जो है जो भी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती है वो हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें गिवन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस तरह x3 ऑफ s डिवाइड बाई f ऑफ s कैलकुलेट कर ले, और या कुछ और कैलकुलेट कर ले, सो वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है, वो हम इसमें से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम थी कि किस तरह हम इसमें से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो होते हैं कुछ मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास रोटेशनल होते हैं, जो हमारे पास रोटेट करती है। सो जब इस पर फोर्स अप्लाई होता है तो हमारे पास वो क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा, मतलब वो कुछ एंगल जो कुछ है वो डिस्प्लेस करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, मतलब फॉर एग्जांपल 1 डिग्री से रोटेट कर ले, इसने 5 डिग्री पर ये पहुंच गया, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ टार्क पर काउंट करते हैं। सो हमारे पास स्प्रिंग है जो एक्चुअली अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये कुछ एंगल के साथ थीटा के साथ क्या करेगी वो, अब इस पर हम फोर्स अप्लाई नहीं करें बल्कि हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, टार्क अप्लाई करेंगे। तो जब इस पर टार्क अप्लाई होगा तो ये कुछ तो रोटेट करेगा बाय सम डिग्रीज। तो इसके लिए जो टार्क एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन है वो हमारे पास टी ऑफ टी इक्वल टू के 0 टू टी ओमेगा टी, जो हमारे पास रेडियंस में से होती है डी टी। अब इसमें से हमारे पास जो के है वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। अब इसमें हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टी ऑफ टी इक्वल टू के थीटा ऑफ टी, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टार्क का रिलेशनशिप आ गया। इस पर अगर हम लेप्लास अप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास के जो है वो एम्पीडेंस आ जाएगी। फिर हमारे पास विस्कस डैम्पर्स है, सो जब भी हम इस पर टार्क अप्लाई करेंगे तो वो फ्रैक्शन भी हमारे पास रोटेट करता जाएगा। डी इज़ द विस्कस डैम्पर्स कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कस डैम्पर्स हमारे पास है। इसका जो टार्क एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास टी ऑफ टी डी ओमेगा टी के बराबर है। ओमेगा टी हमारे पास डी थीटा डिवाइड बाई डी टी के बराबर है। सो अगर वो इसमें से हम पुट कर ले सो वो हमारे पास आ जाएगी टी ऑफ टी डी इक्वल टू डी थीटा ऑफ डी टी आ जाएगा, और इस पर हमारे पास जो एम्पीडेंस है वो हमारे पास डी ऑफ एस आ जाएगा अगर हम इस पर क्या कर ले, लेप्लास अप्लाई कर ले। नेक्स्ट हमारे पास इनर्शिया है, हमारे पास जो मास होती है जिस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जब हम इस पर टार्क अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास रोटेट करती है। सो इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और टी ऑफ टी हमारे पास बराबर है जे डी ओमेगा टी डी टी के बराबर है, और जो टार्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टी ऑफ टी जे डी स्क्वायर थीटा टी डिवाइड बाई डी टी के बराबर है। और अगर हम इस पर लेप्लास अप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास जो एम्पीडेंस की वैल्यू है वो हमारे पास जे स्क्वायर के फॉर्म में आती है। सो ये हमारे पास वो कंपोनेंट्स है जो हमारे पास एक रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम में होते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में हमारे पास और उसमें हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर फोर्स होता था और डिस्प्लेसमेंट होती थी। यहाँ पर टार्क है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि मतलब वो कितना डिस्प्लेस कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। सो हम क्या करते हैं, इस पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं और डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम को
कंसिडर करते हैं। हमें एक यहाँ एग्जांपल है जिसमें हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करनी है θ2 डिवाइड बाई टी। हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है और इसमें से ये कहा गया है कि एक रॉड है जिसको सपोर्टेड है बाय बेयरिंग्स, दोनों साइड पर बेयरिंग्स जो है वो से सपोर्टेड है और जो टार्क है वो लेफ़्ट साइड पर जो है वो अप्लाई होता है। सो अगर हम इसको देख लें तो ये हमारे पास बेयरिंग्स है दो और ये भी हमारे पास बेयरिंग्स है और यहाँ पर हमारे पास टार्क अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर जिसकी वजह से हमारे पास ये θ1 के साथ क्या करती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है और यहाँ पर हमारे पास टॉर्जन जो है वो प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर हमारे पास θ2 J2 है जो रोटेट करती है विद द एंगल ऑफ θ2। सो टॉर्जन जब हमारे पास फोर्स अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसमें से ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी बिटवीन द टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो J1 और J2 के दरमियान जो है उसमें से हमारे पास ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी। सो अगर हम इस डायग्राम को स्प्लिट कर ले तो हमारे पास ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकती है। ये हमारे पास D1 को रिप्रेजेंट, हमारे पास D1 है जो हमारे पास विस्कस डैम्पस एक्चुअली है। सो इट मीन यहाँ पर एक विस्कस डैम्पस लगा है D1, यहाँ पर विस्कस डैम्पस है, यहाँ पर मास J1 है वो θ1 के साथ रोटेट करती है और इस पर टार्क अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो हमारे पास एक्चुअली ट्विस्टिंग होती है, यहाँ पर फिर J2 है और यहाँ पर फिर एक विस्कस डैम्पस लगा है। सो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर ले तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे पास एक D1 विस्कस डैम्पस है, यहाँ पर टार्क अप्लाई हो रही है, जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसमें से आ रही है, यहाँ पर J1 है और यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग है जिसको टॉर्जन हमारे पास एक्चुअली ट्विस्टिंग अगर आ रही है और यहाँ पर हमारे पास θ2 है। और यहाँ पर हमारे पास G2 है जो हमारे पास विस्कस डैम्पस है। ये हमारे पास इसकी जो डायग्राम हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनती है। अब इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इक्वेशन है वो हमारे पास डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर। तो हमारे पास यहाँ पर 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इक्वेशन होंगे वो भी हमारे पास 2 बनेंगे। अब इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में से हम ये देख लेते हैं कि हर एक जो कि हमारे पास जो J1 J2 है इस पर हमारे पास कितने जो है वो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम J1 को देखते तो J1 पर हमारे पास एक फोर्स हमारे पास टार्क की अप्लाई हो रही है, वो इसकी डायरेक्शन इसकी ये वाली है। जब इस पर टार्क अप्लाई होगा तो जो मास है, जो स्प्रिंग है और जो फ्रैक्शन है वो ट्राई आउट करेगा कि ये बॉडी रोटेट ना हो जाए। टार्क इस साइड पर अप्लाई हो रहा है, रोटेशन इसकी इस साइड पर होगी, लेकिन ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में से होंगे, इसलिए इनकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास आएगी। ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट। हमारे पास J1 पर जब फोर्स टार्क अप्लाई होती है तो वो हमारे पास θ1 के साथ रोटेट करती है। फोर्स टार्क की और जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये हमारे पास सेम होगी, बाकी जितने फोर्सेस है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द टार्क होगी। अब हमारे पास जब J1 पर हमारे पास टार्क अप्लाई होती है और वो हमारे पास इस तरह से रोटेट करती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो स्प्रिंग है θ2 स्प्रिंग वो हमारे पास रोटेट करती है विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ θ2, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ θ1 ऑफ S होगी, वो इन द डायरेक्शन ऑफ θ1 ऑफ S होगी, मीन नॉट टू द अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन कि ये हमारे पास जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में से आ रहे हैं। ये हमारे पास वो फोर्सेस है जो हमारे पास सिर्फ J1 पर लग रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास जो K θ2 है, जो K स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक्चुअली कॉमन है बिटवीन द J1 और J2। इसलिए अगर J1 हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो जो J2 है तो वो हमारे पास उसकी जो होगी वो हमारे पास काउंटर, अगर हमारे पास इस पर टार्क जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज अप्लाई हो रहा है तो जो θ2 हमारे पास इसकी डायरेक्शन होगी वो हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज फिर होगी। अगर हम इन तमाम फोर्सेस को कंबाइन कर ले एक ही सिंगल डायग्राम में तो हमारे पास देखिए टार्क और इसकी डायरेक्शन एक आ जाएगी, J1 D1 और K ये हमारे पास θ1 ऑफ S इनकी डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टार्क आ जाएगी, जबकि K θ2 की डायरेक्शन हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ टार्क आ जाएगी। ये हमारे पास J1 के लिए तमाम फोर्सेस हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इसकी इक्वेशन राइट करना चाहते हैं तो हमारे पास J1 स्क्वायर प्लस D1 S प्लस K इंटू θ1 ऑफ S आ जाएगा माइनस K θ2 ऑफ S आ जाएगा इक्वल टू T ऑफ S आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी जो कि J2 है तो J2 को देख लें, यहाँ पर कोई टार्क अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे पास रोटेट करता है विद θ2 ऑफ S। अगर इसकी अगर रोटेशन की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारे पास है क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो
J1 है, D2 है और K है, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह हमारे पास जो θ1 है, ये हमारे पास जो K है वो कॉमन है बिटवीन द J1 J2, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। सो अगर हम इसको कंबाइन फिर कर ले तो θ2 और K θ1 इनकी डायरेक्शन सेम होगी, जबकि J D2 और K इनकी हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 होगी। इसकी अगर इक्वेशन हम राइट करना चाहते हैं सो माइनस K θ1 ऑफ एस आ जाएगा प्लस J2s स्क्वायर प्लस D2s प्लस K इंटू θ2 ऑफ एस आ जाएगा, और यहाँ पर कोई टार्क अप्लाई नहीं हो रही तो इसलिए हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से हमें फिर कैलकुलेट करनी थी θ2 ऑफ एस डिवाइड बाई एफ ऑफ एस, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में देख लेंगे, इसका हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्रैमर रूल अप्लाई करके इसमें से हम θ2 और डिवाइड बाई टी एस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम मेथड्स हमने प्रीवियस पढ़े हैं, सो सेम मेथड है वो हम इसमें से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, सो नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट उसकी जो है इक्वेशन राइट आउट करने हैं। ये भी हमारे पास एक रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास 3 जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, θ1 θ2 और θ3 हमारे पास आ रहे हैं, जबकि जो टार्क अप्लाई हो रहा है वो इन बिटवीन द J1 और J2 हमारे पास अप्लाई हो रहा है। सो अगर हम इसकी इक्वेशन राइट आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी J1s स्क्वायर प्लस D1s प्लस K इंटू θ1 ऑफ एस माइनस K θ2 ऑफ एस और माइनस 0 θ3 के साथ कोई रिलेशन नहीं है T ऑफ एस। सो फोर्स हमारे पास J1 के साथ अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास वो जो टार्क है वो हमारे पास J1 के साथ अप्लाई हो रहा है तो वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आएगी माइनस θ1 ऑफ माइनस K θ1 ऑफ एस प्लस J2s स्क्वायर प्लस D2s प्लस K θ2 ऑफ एस माइनस D2s θ3 ऑफ एस इक्वल टू 0। सो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी माइनस 0 θ1 ऑफ एस माइनस D2 θ2 ऑफ एस प्लस J3s स्क्वायर प्लस D2s प्लस D3s इंटू θ3 ऑफ एस माइनस 0K इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। सो बाय इंस्पेक्शन हमने जस्ट इक्वेशन उसके राइट कर ली। सो मेथड हमारे पास वही है कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं और उसके बाद इसकी इक्वेशन राइट करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप बाय इंस्पेक्शन जो है जस्ट उसको देख के उसकी इक्वेशन राइट आउट कर ले तो भी ठीक है। सो ये हमारे पास रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम थी जिसके कि हम उसमें के जो है ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमसे जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन मांगे जाए, फॉर एग्जांपल θ1 ऑफ एस टू द T ऑफ एस या θ3 ऑफ एस टू द T ऑफ एस, जो भी फाइंड आउट करना चाहें वही मैट्रिक्स फॉर्म वही क्रैमर रूल अप्लाई करके उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे पास लेक्चर 4 था जिसमें से हमने मैकेनिकल सिस्टम और रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम वो स्टडी आउट की कि किस तरह उसके हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करने का मेथड ये था कि फ़र्स्ट हमें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ इक्वेशन बनते हैं, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के उससे हमें नंबर ऑफ़ फोर्सेस कि वो किस डायरेक्शन में से लग रहे हैं, और फिर उसकी इक्वेशन हमने राइट करके ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर ली। और इन द रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम हमने जो है वो कि उसके हमें हमारे पास के कितने नंबर ऑफ़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उससे हमें नंबर ऑफ़ इक्वेशन पता चल जाते हैं, और फिर हमारे पास कितने हमारे पास टार्क कहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए था, और उसके फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना ली कि हर एक मास हमारे पास J1 J2 पर किस तरह के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो, किस डायरेक्शन में से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, और फिर हमने उसकी नंबर ऑफ़ इक्वेशन राइट आउट कर ली। सो ये हमारे पास था मैकेनिकल सिस्टम और रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम फिर वो मैकेनिकल सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास गियर्स होते हैं। बाज़ सिस्टम हमारे पास एक दूसरे के साथ कुछ गियर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो हमारे पास रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम होते हैं जो रोटेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास गियर्स आ जाते हैं। सो हमारे पास गियर्स के रेशो की चेंज करने से हमारे पास उनकी मूवमेंट वगैरह चेंज हो जाती है। सो हम डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम को पढ़ेंगे विद गियर्स। फिर गियर में भी हमारे पास ऐसे सिस्टम है जिसमें हमारे पास गियर लॉसेस होते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें हमारे पास गियर्स होते हैं लेकिन उसकी लॉसेस हम नेगलेक्ट करते हैं। तो उसको हम फिर किस तरह स्टडी आउट करते हैं वो हम इस नेक्स्ट क्लास में स्टडी आउट करेंगे।
और फिर उसके बाद हम एनालॉगस सर्किट्स पढ़ेंगे कि किस तरह हम एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक मैकेनिकल सिस्टम को हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह इसको फिर लेक्चर नंबर 5 में वो हम स्टडी आउट करेंगे और हमारे पास ये चैप्टर भी फिर कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।